डॉक्टर साहब, डॉलर से शुरू करें अगर हम, डॉलर जिस सतह पर इस वक्त खड़ा है, आप समझते हैं जो फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत इसको छोड़ा गया था, आज हम उसके असरात देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब इस साल आपका तिजारती खसारा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम की थी और उसकी वजह से मईशत की शरह नमू मनफी हो गई। अब आपको अपना काम शुरू करना है तो इंपोर्ट्स खुलेंगी। इसका मतलब ये है कि रुपए की कदर खुदा न खास्ता डॉलर के मुकाबले में गिरेगी। तिजारती खसारा जो है वो हमारा बढ़ेगा, जारी हिसाबात का खसारा हमारा बढ़ेगा, कर्ज़ों का बोझ हमारा बढ़ेगा, मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई खुदा न खास्ता जो है वो बढ़ेगी इस माली साल में। उसकी वजह ये है कि आप जो जितनी भी बातें आपने बताई ये सब फूल पत्तियाँ हैं। जब तक आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाते, जीडीपी के तनासुब से मुल्क की बचतें नहीं बढ़ाए जाते और आप जो है मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ाते, तो दूसरों के पैसे से तो मैंने कभी किसी मुल्क को तरक्की करते देखा नहीं है। हम्म। दूसरों का पैसा सप्लीमेंट करते हैं। एक तो ये बुनियादी बात है। मगर चूंकि आपने बहुत सारे नुकात उठा दिए हैं, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। पिछले 2.5 वर्षों में जो पॉलिसी है, आप हिसाब लगा लें कि एक मुहब्बतन पाकिस्तानी जिसने अपनी आमदनी पर टैक्स दिया, पूरा टैक्स दिया, और पाकिस्तान जो उसके पास बचतें थी वो उसने बैंक में रख दिया। दूसरे ने कहा जी मुझे पाकिस्तान की करेंसी पर एतबार नहीं है, उसने डॉलर बना लिए। तो जिसने डॉलर बनाए थे उसको बहुत फायदा हो गया, और जिसने टैक्स दे के पाकिस्तान में बैंकों में रख दिया, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में रख दिया, कौमी बचतों में रख दिया, वो नुकसान में है। तो ये तो डॉलराइजेशन यानी बुनियादी पॉलिसी गलत हो गई कि आप अपनी करेंसी को कमजोर कर रहे हैं। डॉलर खरीद के बाहर भेजना, ये कहाँ की अकलमंदी है? एक बड़ा आम सवाल है। कभी दुनिया अच्छा में सर, आपने ये सुना? बताएं कि डॉलर की स्मगलिंग का बड़े बात करते रहे इसाकदार साहब भी, अब भी कर रहे हैं। डॉलर की स्मगलिंग से किस हद तक नुकसान पहुंचा है डॉलर की कदरों कीमत को? देखिए, असल में तो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है वो पहुंचा है सट्टेबाजी से, नंबर एक। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानी रुपए को सबसे बड़ा नुकसान सट्टेबाजी से पहुंचा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सट्टेबाजी और हुंडी और हवाला, इससे ज़्यादा हुआ। स्मगलिंग से भी हुआ यकीनन, लेकिन हुंडी हवाले का जो कारोबार है उससे सही मानों में हुआ। क्यों? आप देखें, अभी तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। कितने पावरफुल हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि जी हाँ, बैंकों ने सट्टेबाजी भी की है, हुंडी हवाले का कारोबार भी बढ़ा है। वजीर खजाना ने भी कहा, लेकिन किसी ने आज तक एक्शन नहीं लिया। यानी जो आदमी का आपके पास चोरी का पैसा है, आप उसको बाहर भिजवा दें हुंडे वाले के जरिए, बाद में मंगा लें, तो आपका पैसा तो हो गया। तो बुनियादी खराबी ये। फिर आप कहते हैं कि आपको जो इम्पोर्ट्स करनी है वो आप अपना पैसा अरेंज करें, वो कहाँ से करेगा? हुंडे वाले से करेगा। तो स्मगलिंग से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो अफगानिस्तान से आप रोक भी नहीं सकते पूरी। उसके सियासी वजूहात भी हैं, वो सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। रोका जा सकता, कम किया जा सकता है, लेकिन असल जो तबाही आई है वो इसलिए आई है कि सरमाए का फरार हुंडी और हवाले के जरिए। अभी मैंने आपको कहा, उस पर आप दोबारा गौर कर लें कि पिछले 2.5 वर्षों में जिस आदमी ने अपने रुपया कहा मुझे एतबार नहीं है, डॉलर बना लिए, बाहर भेज दिए, वो उसको फायदा हो गया। और जिसने मुल्क में रखा और कौमी बैंकों में रखा कि मुल्क के काम आए, उसको नुकसान हो गया। और जिसके पास ज्यादा पैसा था उस पर आपने पहले टैक्स लिया, फिर जब बैंक में उसने पैसा रखा उस पर आपने 35% टैक्स दिया मुनाफे के ऊपर। और जिसने डॉलर बना के 122 रुपए पे ले गया था 5 साल पहले, वो अब 293 पर आ गया, तो उसकी तो चांदी हो गई। तो जब तक इन इन इस चीजों को आप नहीं तोड़ेंगे, जो आपने खराबियां बताई वो सारी सही हैं, लेकिन ये क्या हम उन खराबियों को दूर करना चाहते हैं? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बातें गिना दी। आप ये बताइए कि अगर हमारी इंपोर्ट्स हमारी बरामदात से दुगनी से ज्यादा हैं, तो कैसे गुजारा होगा? अच्छा सर, यानी चलिए मैं इम्बैलेंस पे तो आपसे बात करूंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इम्बैलेंस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो डॉलर की आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बड़ी हकीकी चीज़ें दो तीन बताई हैं। मुझे बताएं सर, क्या आने वाले दिनों में अगर हम थोड़ा सा मुआशी तौर पर मुस्तहकम पॉलिसीज़ देखें, पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा फुकदान है, पॉलिसीज़ के हवाले से कोई मुस्तहकम अमल दरामद देखें, तो आप समझते हैं कि डॉलर को किसी सूरत कंट्रोल किया जा सकता है? चूँकि डॉलर से ही जुड़ा पेट्रोल भी है, पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, और फिर सब्जियां फल भी महंगे होंगे, चूंकि ये सारा ट्रांसपोर्ट पे भी बेस करता है। नहीं, मगर आप जो 60-70 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करते हैं वो भी तो सब महंगी होगी ना। हम्म। लेकिन सवाल ये, क्या हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? इसका जवाब है कि नहीं। मैं आपको ओपन आपने अभी कहा कि पॉलिसियों पर अमल दरामद। पहले तो मुझे बताइए कौन सी पॉलिसी है जिस पे अमल दरामद करना चाहते हैं? कोई पॉलिसी है क्या?
ये जो बातें आपने गिनवाई हैं, ये तो फूल पत्तियाँ हैं। हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भाई, क्या कर लेंगे आप? आपने 50 साल से कोई डैम तक तो बनाया नहीं है। आपको एक बात बताऊँ, जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर हम 50 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाया, उससे पानी से जो बिजली बनती है, आपको पता है कितनी लागत आती है? ₹7 फी यूनिट, 7 अच्छा। 7 रुपीज़। और जो आप फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं, वो आती है ₹48। आप खुद देख लेना, तमाशा हो रहा है। तो आप इस्लाहात करना चाहो तो बात की बात है, इस्लाहात की पॉलिसी है ही नहीं। अच्छा और डॉक्टर साहब एक राजनीतिक बात बताएं, अगर हमने ये देखा इससे पहले आपको याद होगा साबिका हुकूमत में एक पॉलिसी इख्तियार की गई कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, बाद में मंगवाना पड़ा। हम पाबंदी लगाकर भी फंस गए और फिर मंगवाना पड़ा। एलएनजी के मुआहदे हमने डिले किए, फिर हमें महंगी लेनी पड़ी। तो ये चीज़ें जो गलत टाइम पर गलत फैसले होते हैं, इसका बड़े दूर रस नताइज होते हैं, इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। देखिए, ये तो साजिश है ना। आपने बता, एलएनजी जो है वो फर्नेस ऑयल से ज़्यादा महंगी है, आप देख लीजिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपने जब ये जिक्र छेड़ ही दिया है, मैं 2.5-3 साल से एक बात कह रहा हूँ कि मार्च से जून 2020 तक दानिस्ता रुपए की कदर, वो सॉरी, आपका जो है डिस्काउंट रेट गिरा के और सस्ती शरह पर कर्जा दे के कई हज़ार अरब रुपए का ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुंचाया गया और पाकिस्तान की मईशत को बुरहान में मुब्तला किया गया। ये हम मैं 3 साल से कह रहा हूँ। अब आईएमएफ आज कह रहा है, उससे पूछ लो, पिछला रिव्यू जब आया था मिफ्ता के ज़माने में, जब तो उन्होंने नहीं कहा था। अब वो उन्होंने वो बाकर रजा को भी बहुत बड़ा ज़्यादा ब्लेम कर दिया, जमील अहमद को भी कर दिया, उसके बाद शौकत तरीन को ब्लेम कर दिया, उसके बाद इसाक डार को कर दिया। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोग्राम को डीरेल किया आईएमएफ के। मैंने ये कहा था, इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया हुकूमत के साथ मिलके, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुंचाया जाए और मईशत और आवाम को कुचला जाए। इसके दस्तावेजी सबूत हैं जो मैंने पेश किए हैं बड़े अरसे में। लेकिन आज आईएमएफ कहता है कि जी इन लोगों ने प्रोग्राम को मुअत्तल कराया, ख़राब कराया। हालांकि हकीकत ये है, आज क्यों कह रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ, हम्म। जब उन्होंने पिछला रिव्यू किया था उसमें तो नहीं कहा था ये बातें। तो खेल एक चल रहा है, मुल्की अशराफिया भी है, बैरूनी अशराफिया भी है, इन सब का एक गठजोड़ है। और हम अभी भी वही बातें कर रहे हैं कि निगरान आ जाएंगे। अरे भाई, निगरान क्या से क्या कर सकते हैं? वो 30 वर्षों में किसी ने इस्लाहात नहीं की, तो इनकी क्या मजाल है कि ये इस्लाहात करेंगे? आप मुझे समझा तो दें। फौजी हुकूमत नहीं कर सका, मुशर्रफ नहीं अच्छा कर सर, सका। एक और चीज़ आपने बड़ी बड़ी सही बात कही, चलें इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ये कदर कीमत का डिफरेंस आता है, वहाँ पर आपके कर्ज़ों के मामला बढ़ जाते हैं, आपकी मॉनिटरी पॉलिसी हम कंट्रोल करते नहीं देख पा रहे। लगातार बढ़ती हुई तारीख की जो बुलंद तरीन सतह है उस पर शरह सूद खड़ी है। क्या फ़ायदा हुआ सर? इससे महंगाई तो कंट्रोल हुई नहीं। हमें तो ये बताया जाता था इससे महंगाई कंट्रोल होती है तो हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। महंगाई भी कंट्रोल नहीं हुई, लोगों ने पैसा भी बैंक्स में उस तरह नहीं रखवाया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि शरह सूद बढ़ेगी तो रखवा लिया जाएगा। मईशत को सुस्त किया गया, कारोबार को रोका गया। ये आपने बहुत सारे मसाइल फिर उठा दिए। देखिए, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। मई 2022 में हमारा जो डिस्काउंट रेट था 12.5 था स्टेट बैंक का, और अफरात जो था 13.5 था, हम्म। थोड़ा सा फर्क था। इन्होंने कहा हम उसको बढ़ा रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल करें। वो 12.5 से उसको 22 पे ले गए कि हम अफरात कंट्रोल करेंगे। वो 13.5 से 22 पर आ गया। तो उनको नजर नहीं आ रहा था स्टेट बैंक को कि ये बढ़ाने से, मॉनेटरी सरह सूद बढ़ाने से अफरात कंट्रोल नहीं हुआ करता, उसके साथ कुछ दूसरी शराइत भी होती है। लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक ड्रामा रचाया गया, जिसको अब आईएमएफ क्रिटिसाइज कर रहा है। हम तो उस वक्त से कर रहे हैं कि आप कभी गिरा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। मार्च से जून 2020 तक इन्होंने डिस्काउंट रेट गिराया था इमरान खान के दौर में, रजा बाकर ने मिलके, और कई हज़ार अरब रुपए के को फ़ायदा पहुंचाया गया सस्ते कर्जे दिलाकर। अब इस हुकूमत ने क्या किया कि वो सब कुछ जो है वो फिर दोबारा बढ़ाया और इंपोर्ट्स को ख़त्म कर दिया और माइनस में हो गया। लेकिन ताकतवर तबकों ने जब भी फ़ायदा कमाया, आज भी कमाया। अब ये कहते हैं जी रुपए की कदर जो गिराई गई, तो कहते हैं क्यों गिराई? अरे भाई, 3 वर्षों में हुकूमत कह रही है कि बरामद कुनगार ने 1500 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया। हम्म। तो उनके मुफाद में सारी पॉलिसियाँ बन रही हैं, जो स्टेट बैंक बना रहा है, जो पिछली हुकूमत बना रही थी, ये हुकूमत बना रही है, जो माजी में बनाई जिन्होंने, सब ने ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुंचाया, अवाम को और पाकिस्तान की मईशत को कुचला। लेकिन हर ज़माने में कहा कि एक सुनहरा मुस्तकबिल, सुनहरा मुस्तकबिल। आज मुझे बता दीजिए, अगली हुकूमत या केयर टेकर्स कैसे कर लेंगे इस्लाहात, जबकि पिछले 3 वर्षों में किसी ने नहीं की, और उन्होंने वो इस्लाहात किए जिससे ताकतवर तबकों को फ़ायदा हो। एफबीआर अच्छा भी वही सर, कर। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब,
उसमें जो ताकतवर तबका और गरीब तबके की आप बात कर रहे हैं, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी टैक्स जो है वो एक ख़ास तबका देता है, बिल्कुल ठीक है देता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की भरमार है। अभी विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से एफबीआर ने कहा है कि 175 अरब रुपए जायद देते हैं तनख्वाहदार तबके के लोग, रिटेलर्स और बरामद कुनंदगान दोनों मिलकर उनसे कम देते हैं। तो इसका मतलब है तनख्वाहदार तबका भी तो अपना इनपुट दे रहा है। नहीं, वो तो नहीं दे रहा, वो तो काट रखा, उससे डिडक्शन हो जाते हैं, वो कहाँ दे रहे हैं। एक ही बात है ना सर, नहीं नहीं नहीं, तनख्वाह थोड़ा से हो गए तो आप, दे तो रहा है। अगर मुझे तनख्वाह मिल रही होती तो मैं भी चोरी करता, अगर मुझे बैंक मेरा इदारा काट ना लेता। ये तो मजबूरी में है ना, आप बैंकों में जो मुनाफा करते हैं उनका भी आप काट लेते हैं। टैक्स लेस कोई नहीं दे रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये जो तनख्वाहदार तबके हैं इनके साथ जुल्म दो तरह से हो रहा है, इनको होश नहीं है। एक तरफ तो इनसे टैक्स कट जाता है, उसके बाद जब ये मार्केट में जाते हैं 17-18% जीएसटी है, यस, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी है। ये तो दो तरफ से मारे जा रहे हैं, दो तरफ से। और जब बैंक में पैसा रखते हैं उसमें भी टैक्स कट जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यही लोग जो मजबूर हैं देने के लिए उनको आप कुचल रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो 7,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रहा है टैक्सों में, और एफबीआर ये चाहता है लोगों को कि वो टैक्स ना दें, इसलिए कि जो आदमी टैक्स देता है उसको वो तंग करते हैं, उसको हैरेस करते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि एक आदमी जिसने सही तरीके से टैक्स दिया उसको आप 6 नोटिस दे देते हैं और वो 6 गलत होते हैं, और जो चोरी कर रहा था उसका फाइल नहीं खोलते। हुकूमत भी वही कर रही है। तो ये एक गठजोड़ है। एफबीआर भी नहीं चाहता मईशत दस्तावेजी हो। नुकसान में कौन होता है? जो पेट्रोल खरीदता है जीएसटी, जो गैस खरीदता है, जो बिजली इस्तेमाल करता है, जो इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदता है जीएसटी, जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है बेचारा वो खैरात के पैसे से जब खाना खरीदता है उस पर भी जीएसटी लग जाता है। तनख्वाहदार तबके ये सब तबाह हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने टैक्स देना चाहिए, जो दौलत कमा रहे हैं, वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, याशी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं। मैंने अभी हिसाब लगाया, पिछले 5 वर्षों में जितना टैक्स देना चाहिए था उससे 25,000 अरब रुपया कम दिया गया, और उसके मुकाबले में इन गरीब आदमियों को कुचला गया। बाकी जो है वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो प्लॉट भी ले लेते हैं, दूसरी चीज़ें भी ले लेते हैं, उनको बहुत सारी सहूलियात भी मिल जाती हैं, मेम्बरान पार्लियामेंट भी सहूलियात ले लेते हैं, तनख्वाहें भी बढ़ा लेते हैं। ये जुल्म है। मैंने आपको एक दफ़ा कहा था, दोबारा बता दूं, हज़रत अली ने ये फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। भारत में कुफ्र का निज़ाम है, तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में जुल्म का निज़ाम है, और जुल्म का निज़ाम कभी पनपता नहीं है। हम